आज का हमारा टॉपिक है विश्व जनसंख्या संरचना। विश्व जनसंख्या संरचना में हम आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता, उसकी व्यावसायिक संरचना और जनसंख्या संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या से क्या है। विश्व जनसंख्या संरचना से क्या से है। विश्व जनसंख्या संरचना में हमें जनसंख्या के आयु, लिंग, साक्षरता, व्यावसायिक और जनांकीय संगठन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उनसे उनके अध्ययन को जनसंख्या संरचना कहते हैं, ये जनांकीय संरचना कहते हैं। यानी साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जनांकीय या जनसंख्या संरचना में हमें जनसंख्या के आयु, लिंग, साक्षरता, व्यवसाय और जनसंख्या संगठन आदि की विशेषताओं का अध्ययन जनसंख्या संरचना कहलाता है। यानी जनसंख्या संरचना से क्या तात्पर्य है, इसमें हम जनसंख्या के आयु, लिंग, साक्षरता, उसके व्यवसाय, उसकी जनसंख्या की जो संगठन है, संरचना है, यानी वो ग्रामीण है या नगरीय है, उसकी विशेषताओं का अध्ययन जनांकीय संरचना या जनसंख्या संरचना कहलाता है। अब जनसंख्या संरचना का अध्ययन में क्यों करना आवश्यक होता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो अगर हम उसके उद्देश्य की बात करें, उसकी महत्वता की बात करें, तो जनसंख्या संरचना का अध्ययन करने के लिए हमें किसी भी प्रदेश की नियोजन करने की आवश्यकता के लिए हमें जनांकीय संरचना का अध्ययन करते हैं। यानी हमें जनांकीय संरचना या जनसंख्या संरचना का अध्ययन किसी भी प्रदेश के आर्थिक नियोजन या उसके विकास के लिए जनसंख्या संरचना का अध्ययन करते हैं। अब जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हमें आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना और जनांकीय संगठन के बारे में याद करना होता है। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक है आयु संरचना। यानी आयु संरचना किसे कहते हैं। तो छात्रों, सबसे पहले हम आयु संरचना की परिभाषा जानेंगे कि आयु संरचना किसे कहते हैं। तो किसी भी प्रदेश में बात करें, किसी भी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या को आयु वर्गों में बांटकर अध्ययन करना ही किसी भी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या को आयु वर्गों में बांटकर अध्ययन करना ही आयु संरचना है या आयु संरचना कहलाता है।
एक जनसंख्या का निवास होता है, वो जनसंख्या किन किन आयु वर्गों में विभाजित है। बाल आयु वर्ग क्या है, प्रौढ़ आयु वर्ग क्या है और वृद्ध आयु वर्ग क्या है। इन आयु वर्गों में विभाजित करके हम अध्ययन करते हैं, वो बात आयु संरचना कहलाती है। मुख्यतया आयु संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला बाल आयु वर्ग, दूसरा वयस्क आयु वर्ग, और तीसरा प्रौढ़ आयु वर्ग। आयु संरचना को 3 भागों में बांटते हैं, बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और प्रौढ़ आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग जो होता है वो 0 से 14 वर्ष, वयस्क आयु वर्ग होता है 15 से 64 वर्ष और प्रौढ़ आयु वर्ग होता है 65 से ऊपर। बाल आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष, वयस्क आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष और प्रौढ़ आयु वर्ग 65 वर्ष से ऊपर। ये 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, ऊपर की जनसंख्या होती है, वो प्रौढ़ आयु वर्ग में शामिल। तो चलिए बात करते हैं बाल आयु वर्ग की। बाल आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष के जनसंख्या होती है। ये 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या और 65 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या, ये दोनों डिपेंडेबल होती हैं वयस्क आयु वर्ग पर। इस पर डिपेंड होती है वयस्क, यानी जो कमाने वाली जो जनसंख्या है, जो आय अर्जन करने वाली जनसंख्या है, उस पर डिपेंडेंट यानी आश्रित होती है। तो बाल आयु वर्ग, इसको भी हम आश्रित जनसंख्या कहते हैं। और प्रौढ़ आयु वर्ग को भी आश्रित जनसंख्या कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही आयु वर्ग इन वयस्क आयु वर्ग के व्यक्तियों पर निर्भर करती है। ये अपनी पढ़ाई का खर्चा या अन्य जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति यहाँ से करते हैं। ये प्रौढ़ आयु वर्ग जो असक्षम होते हैं, बीमार रहते हैं, फिर इनकी जो दवाइयों का, इनका जो अन्य जो खर्चे हैं वो डिपेंडेंट होते हैं यहाँ पर। इसलिए दोनों ही आयु वर्गों को आश्रित जनसंख्या कहते हैं। और चूंकि कार्य करने वाली जनसंख्या यही है, इसलिए ये कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। इस बात को आप अपने माइंड में नोट कर लेना कि वयस्क आयु वर्ग जो 15 से 64 वर्ष का समूह है, आयु वर्ग का समूह है, वो कार्यशील जनसंख्या है और प्रौढ़ और बाल आयु वर्ग उन पर आश्रित होते हैं। अगर हम इनकी वैश्विक आधार पर की काउंटिंग करें कि कितनी कितनी बाल आयु वर्ग के पुरुषों में कितना है, वयस्क कितने हैं, प्रौढ़ आयु वर्ग कितने हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं बाल आयु वर्ग को भी 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। एक 0 से 4, दूसरा 5 से 9 और तीसरा 10 से 14। 0 से 4 आयु वर्ग बाल आयु वर्ग का प्रमुख प्रकार है, पहला प्रकार है, यानी इस समय ये शैशवावस्था में होते हैं। फिर 5 से 9
आयु वर्ग में ये बाल वर्ग होता है और 10 से 14 आयु वर्ग में किशोरावस्था में होता है। इनके 3 प्रकार हैं, जिनसे 4, 5 से 9 और 10 से 14। ठीक ऐसे ही वयस्क आयु वर्ग को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसके भी 2 भाग है, 15 से 64 आयु वर्ग, इसके 2 भाग बनाए गए हैं। पहला है 15 से 34 वर्ष और दूसरा है 35 से 64। 15 से 34 वर्ष की जो आयु वर्ग है इसे युवा वर्ग कहते हैं और 35 से 64 वर्ष की जो आयु वर्ग है उसको प्रौढ़ वर्ग कहते हैं। तो ये बाल आयु वर्ग की अगर बात करें तो विश्व में कुल बाल आयु वर्ग अगर हम देखें तो टोटल विश्व का बाल आयु वर्ग है लगभग 35%। 35% बाल आयु वर्ग पूरे विश्व में पाया जाता है। अब यदि हम वयस्क आयु वर्ग की बात करें तो वयस्क आयु वर्ग लगभग 57 से 58% आयु वर्ग वयस्क आयु वर्ग करते हैं। प्रौढ़ आयु वर्ग की तो प्रौढ़ आयु वर्ग पूरे विश्व में 8% पाया जाता है, अर्थात बाल आयु वर्ग 33% कुल संपूर्ण विश्व में, वयस्क आयु वर्ग 57 से 58% संपूर्ण विश्व में और प्रौढ़ आयु वर्ग 8% संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। अब यदि हम विकसित और विकासशील देशों की अलग अलग बात करें तो विकसित देशों में बाल, वयस्क और प्रौढ़ तीनों आयु वर्गों में भिन्नता विकासशील देशों से अलग पाई जाती है। जैसे विकसित देशों में हम बात करें तो लगभग 18% बाल आयु वर्ग विकसित देशों में पाया जाता है। 18% बाल जनसंख्या विकसित देशों में पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में इसका लगभग 32% विकासशील देशों में पाई जाती है। तो आप समझ पाएंगे कि विकसित देशों में बाल आयु वर्ग कम हो रहा है, बाल आयु वर्ग में कमी आ रही है, जबकि विकासशील देशों में बाल आयु वर्ग में वृद्धि हो रही है। एक बात आप नोट रखना कि जहां बाल आयु वर्ग ज्यादा होता है वहां पर विकास प्रक्रिया गतिशील होती है, यानी जहां विकसित देश होते हैं वहां पर जनसंख्या की जो वृद्धि है वह ऋणात्मक होना प्रारंभ हो जाती है, यानी वहां पर जन्म दर में कमी आना प्रारंभ हो जाती है। जबकि जहां बाल आयु वर्ग में वृद्धि हो रही है, यानी विकासशील देश है, वहां पर बाल आयु वर्ग में वृद्धि होती है, बाल आयु वर्ग तीव्र गति से घटता है, यानी जन्म दर में वृद्धि होती है। अगर हम बात करते हैं वयस्क आयु वर्ग की तो वयस्क आयु वर्ग में विकासशील देशों में 55% वयस्क जनसंख्या पाई जाती है। और यदि हम विकसित देशों की बात करें तो यहाँ वयस्क जनसंख्या विकासशील देशों की जनसंख्या की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। यहाँ पर लगभग 64% जनसंख्या वयस्क आयु वर्ग की होती है। किसी भी देश के लिए जो वयस्क आयु वर्ग है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही आयु वर्ग है जो क्रियाशील होता है, यानी कार्यशील जनसंख्या होती है।
जितनी भी एक्टिविटीज हैं इन्हीं के द्वारा निष्पादित की जाती है। अतः यह जनसंख्या किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानव संसाधन होता है। तो विकसित देशों में यह आयु वर्ग 64% पाया जाता है, जबकि विकासशील देशों में 55% होता है। अब अगर हम प्रौढ़ आयु वर्ग की बात करें तो प्रौढ़ आयु वर्ग में संपूर्ण विश्व का देखें तो विकासशील देशों में ये कम पाया जाता है, विकसित देशों में अधिक है। विकसित देशों में लगभग 10% जनसंख्या प्रौढ़ है और विकासशील देशों में यह आंकड़ा बहुत ही कम है। यहाँ लगभग 3 से 4% लोग वृद्ध हैं। इसका मुख्य कारण विकसित देशों की स्वास्थ्य दशाएं, विकसित देशों में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का विकास होने, औद्योगिक विकास होने के कारण से वहाँ पर प्रौढ़ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है अपेक्षाकृत विकासशील देशों में, क्योंकि विकासशील देशों में मृत्यु दर ज़्यादा होने के कारण से और स्वास्थ्य दशकों की कमी होने के कारण से वहाँ पर प्रौढ़ जनसंख्या कम पाई जाती है। तो छात्रों, ये हमारा टॉपिक था आयु संरचना, जिसमें हमने आयु वर्ग की विभिन्न जो स्टेज हैं इनके बारे में विस्तार से चर्चा की। अगला हमारा टॉपिक होगा लिंगानुपात। लिंगानुपात, लिंग का अनुपात। लिंग जैसे कि आप जानते हैं मानव 2 लिंगों में बटा हुआ है, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। मुख्यतः नपुंसक लिंग में आता है, लेकिन अपन यहाँ पर 2 लिंगों के अनुसार पढ़ना है। लिंगानुपात में पुरुष और स्त्री। सीधी सी इसकी परिभाषा हुई है कि जनसंख्या में पुरुष और स्त्रियों के बीच अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। यानी पुरुष और स्त्री दोनों के बीच का जो अनुपात होता है उस अनुपात को ही हमें साधारणतया लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए हमारे पास प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी होती है उसके आधार पर हम लिंगानुपात ज्ञात करते हैं। जैसे ये वैश्विक है। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत में प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ज्ञात की है। वैश्विक रूप से प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात होती है, अर्थात पुरुष जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे भारत में स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुष जनसंख्या इंटू 1000
ज्ञात करते हैं। अर्थात 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, या भारतीय सूत्र में 1000 स्त्रियों पर पुरुष कितने हैं, इस आधार पर हमें लिंगानुपात ज्ञात करते हैं। अगर विश्व के कुल लिंगानुपात की हम बात करते हैं तो 2013 के अनुसार विश्व का कुल लिंगानुपात 985 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं पाई जाती है। अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं, यानी 15 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर कम होती है। अगर हम विश्व के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश की बात करें विश्व के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर देश हम देखें तो ये बाल्टिक देशों में है। लेटविया में सबसे ज्यादा स्त्रियां पाई जाती है, आप कह सकते हैं। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1387 महिलाएं पाई जाती हैं। लेटविया में बाल्टिक देश है, उत्तरी पश्चिम यूरोप का देश है, बाल्टिक सागर के तट पर बसा हुआ देश है। तो इस देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, यानी 1387 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती है। अगर हम सबसे कम लिंगानुपात वाले देश की बात करें सबसे कम लिंगानुपात वाला देश अरब कंट्री का देश है, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात विश्व में सबसे कम महिला धारक देश कर सकते हैं आप। यहाँ 330 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती है। 330 महिलाएं हैं जो प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ पर निवास करती हैं, यानी यहाँ का लिंगानुपात बहुत ही विषम है। लिंगानुपात अनुकूल कब होता है, जब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्यादा हो, उस समय लिंगानुपात अनुकूल होता है। और लिंगानुपात विषम होता है जब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बहुत ही कम, यानी 1000 से कम महिलाएं अगर हैं तो वहाँ पर लिंगानुपात विषम होता है। तो संयुक्त अरब अमीरात अरब प्रायद्वीपीय देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इस देश में सबसे कम महिलाएं, 330 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर निवास करती हैं। अब यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत में लिंगानुपात क्या स्थिति है, तो छात्रों हमारे भारत में लिंगानुपात की स्थिति 1901 के बाद लगातार गिरती आ रही है, लगातार उसकी गिरावट हो रही है, जिसका मुख्य कारण यहाँ पर निरक्षरता, सामाजिक विषमता आदि कई जटिल कारण हैं। 2011 की हम बात करें तो 2011 का भारत का लिंगानुपात 2001 के मुकाबले बढ़ा है। यहाँ 900
240 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर 240 महिलाएं हैं, जो बहुत ही कम है। अगर हम वैश्विक संदर्भ में देखें, वैश्विक संदर्भ में अगर देखें तो 285 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती है, जबकि हमारे भारत में तो स्थिति डाउन। अगर हम भारत के राज्य की बात करें तो सर्वाधिक केरल में है, जहां सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 1184 महिलाएं पाई जाती है। प्रति 1000 1184 महिलाएं हैं, जो हमारे देश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश। और सबसे कम की बात करें तो हरियाणा राज्य की स्थिति बहुत ही कमजोर है, जहां राज्य है जहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जहां 877 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि लिंगानुपात में भारत की स्थिति बहुत ही कमजोर है, वीक है। वैश्विक संदर्भ में भी जहां 285 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती है, वहां पर भारत 240 ही। केरल ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की स्थिति अनुकूल है, यानी लिंगानुपात अनुकूल है, जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं पाई जाती। और हरियाणा राज्य में 877 महिलाएं हैं, जो बहुत ही कम है। हालांकि अगर साक्षरता के प्रभाव के कारण से इसमें लगातार सुधार आ रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो प्रति 1000 पुरुषों पर बहुत ही कम है। अब हम बात करते हैं कि विश्व में लिंगानुपात को कितने भागों में बांट करके उसका अध्ययन किया गया है। तो लिंगानुपात के अनुसार विश्व को वैश्विक जनसंख्या लिंगानुपात के आधार पर बांटा गया है। इसमें अत्यधिक लिंगानुपात वाले देश, अत्यधिक लिंगानुपात वाले देशों में लिंगानुपात जहां 1050 से ऊपर है, ऐसे देशों को शामिल किया गया है। ऐसे देशों में उत्तरी पश्चिमी यूरोप के सभी देश, उत्तरी अमेरिका के देश, ऑस्ट्रेलिया आदि ऐसे देश हैं जो 1050 से ऊपर लिंगानुपात वाले, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लिंगानुपात अनुकूल पैदा हो। दूसरा, अधिक लिंगानुपात वाला क्षेत्र या देश, अधिक लिंगानुपात वाले देशों में 1000 से 1050 तक लिंगानुपात वाले जो क्षेत्र हैं उसको शामिल किया जाता है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 से 1050 के मध्य। ऐसे देशों में या क्षेत्रों में मध्य अमेरिका, दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप आदि शामिल हैं। तीसरा है कम लिंगानुपात वाले देश, जहां लिंगानुपात 1000 से नीचे है। ऐसे देशों में लिंगानुपात की स्थिति
दयनीय ही कह सकते हैं, महिलाओं की स्थिति कमजोर है। यहाँ साक्षरता का अभाव, सामाजिक विषमता के कारण से लिंगानुपात कम पाया जाता है। एशिया महाद्वीप इसका प्रतिनिधित्व करने वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के अधिकांश देशों में लिंगानुपात 1000 से नीचे पाया जाता है।